लोकसभा चुनाव 2024 नतीजे आप सबके सामने हैं। एनडीए 290 प्लस है और इंडिया गठबंधन 230 प्लस है। मुकाबला कुछ हद तक पिछले लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें तो ज़्यादा टक्कर का हुआ है। हालांकि जो एनडीए है बहुमत में है, बीजेपी बहुमत में नहीं है, एनडीए बहुमत में है, सरकार बनाने जा रही है। ये अब तक की खबर है। इसके अलावा बता दूं आपको, नीतीश कुमार का इस चुनाव में काफ़ी अहम रोल है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में खास तौर से बात करेंगे बीजेपी जो सीटें लूज की है, कहाँ कहाँ सीटें हारी है, क्यों हारी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं इंडिया.com का स्पेशल पॉलिटिकल शो पोल पंच और हमारे साथ इंडिया.com के संपादक अरुण जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, यूपी से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा लॉस अगर कहीं हुआ है इस चुनाव में बीजेपी को तो यूपी में, तो उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्यों लॉसेस हुए, सीटें कम क्यों, मतलब ज़्यादा सीटें क्यों हारी बीजेपी, समाजवादी पार्टी को क्यों फायदा हुआ, थोड़ा सा इसका एनालिसिस समझाइए। देखिए ब्रिज, उत्तर प्रदेश की ही सीट जो है कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो लॉसेस हुए बीजेपी को, वही एक सबसे पहला कारण बनता है कि उनकी जैसे उनके 2240 के आसपास सीट है। बिल्कुल 240 में से अगर हम लोग 32 ऐड और कर दें तो 272 का जो हाफवे मार्क चाहिए वो मिल जाता है। हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि इन लोगों ने जिस तरह की सीट यूज की है 33 मिला है और इनको पिछली बार जो है 62 था। तो उसमें आप देखेंगे कि कितनी सीट ले, समाजवादी पार्टी को 37 मिल गया है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को 6 सीट मिली है। कांग्रेस पार्टी को 6 सीट मिलना जो है बहुत आश्चर्य की बात है और समाजवादी पार्टी का 37 बढ़ना, इसके पीछे कारण मुख्य रूप से ये दिखता है। पहला कारण तो मैं कहूँगा कि जो वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो इनके परंपरागत वोटर्स हैं, उनकी उदासीनता दिखती है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो इंटरनल फ्यूड भी इसमें कहा जा सकता है, जो कि लीडरशिप के खिलाफ जो है नाराज़गी हो सकती है। तीसरी बात ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स इन्होंने चलाए, शायद वो सैचुरेट हो गए थे, चाहे वो फ्री राशन स्कीम हो, किसानों को जो मानदेय मिल रहा है वो हो, या और वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की भी बात हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रोग्राम्स जो है अपने जो सैचुरेशन लेवल पे आ चुके थे। जनता इनसे कुछ ज़्यादा चाह रही थी। और उसके बाद मैं कहूँगा कि महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत ज़बरदस्त मुद्दा था, जिसको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बहुत पुरजोर तरीके से जनता के सामने रखा और जनता ने उस बात को स्वीकारा भी। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, हाँ, वो एक बड़ी घटना बन गई थी। उसी समय राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा आ रही थी, तो न्याय यात्रा के दरमियान उस पूरे इशू को उन्होंने युवाओं के आक्रोश से जोड़ दिया और उसके साथ में एक तरह से वो एसोसिएट हो गए। दूसरी बात युवाओं के साथ में जोड़ूंगा कि जो आर्मी में भर्ती वाला था, भर्ती वाला अग्निवीर योजना को जो है उन्होंने कहा कि ये फुल टर्म रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जैसे कि पहले हुआ करता था। तो उस बात को भी यूथ के आक्रोश से जोड़ा गया। महंगाई बढ़ी हुई है ही है, सब लोग जिस तरह से महंगाई की बात कर रहे थे, पहले लग रहा था कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन वो वाकई में मुद्दा बन गया था। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात, उत्तर प्रदेश के ही आसपास मैं ये इस बात को केंद्रित कर रहा हूँ। रिलीजियस सेंटिमेंट्स का जो है, जो राम मंदिर के साथ न जुड़ना, राम मंदिर के साथ लोगों ने इस भावना को अपने तक सीमित रखा, ऐसा लग रहा है। जनता जो है उस बात को मान के चल रही है। भले ही बीजेपी ने उसको एक बड़े एजेंडे की तरह भुनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने ये दिखाने की कोशिश की है अपने मैंडेट में कि ठीक है, ये तो होना ही था, ये तो हमारा मतलब एक तरह से अधिकार है, आप 10 साल से सत्ता में हैं तो ये तो होना ही था, इसके अलावा क्या। यही वजह आप देखेंगे कि जो अयोध्या की सीट है लल्लू सिंह, जो कि वाजपेयी जी के टाइम से वहां पर जीतते रहे हैं। सर, ये काफी, इस पे थोड़ा सा और ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, व्यूअर्स भी समझेगा। अयोध्या सीट हारना बीजेपी के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या होगा, मतलब देखिए सबसे बड़ी बात जो अगर हम लोग देखें तो जो अयोध्या सीट जो है, अयोध्या यानी राम मंदिर, बिल्कुल, जो धारा 370 और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 मुद्दे थे जिसकी वजह से जो बीजेपी ने अपना जो है संघर्ष शुरू किया सत्ता में आने का। तो उसमें से जो है 370 जो है 2019 के टाइम में उन्होंने लगा दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और जो पहला राम मंदिर है वो मुद्दा पूरा हो गया था, लेकिन राम मंदिर को मैं बताऊंगा कि जब 2 MP वाजपेयी जी और आडवाणी जी जब हुआ करते थे, उसके बाद जब 84 MP 80+ MP जाए तो ये राम मंदिर का आंदोलन ही था। 90 के दशक में, जब आपको याद होगा
कि विश्व हिंदू परिषद के जो चीफ हुआ करते थे अशोक सिंघल जी, अब वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। हाँ। लेकिन उनके आंदोलन के साथ में बीजेपी जुड़ गई। उस आंदोलन के साथ में मंदिर मूवमेंट के साथ जुड़ी जब बीजेपी, तो वो जो धर्म और राजनीति का समागम हुआ, उसी ने बीजेपी को जो है 2 से 80 प्लस बना दिया। और सत्ता में जो लाने के लिए वो मूवमेंट बहुत जबरदस्त काम आया वाजपेयी जी के टाइम में। और उस समय जब उनका नारा था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे जब मेजॉरिटी मिलेगी, ये कमिटमेंट रहा। मेजॉरिटी के बाद 2 बार सत्ता में आने के बाद में भी अगर मंदिर बनता है तो इसका मतलब जनता ने जो चाहा था हो गया उसको, लेकिन कंटिन्यूअसली आप भुना नहीं सकते हैं। ऐसी बात, ऐसा संदेश जनता ने दिया। इसी वजह से आप देखेंगे कि जहां पर मंदिर बना उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अयोध्या जो फैजाबाद के अंतर्गत आता है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी में उस बड़े नेता का हारना या जी एक सीनियर लीडरशिप का हारना जो है, मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो कार्डर्स थे, प्लस मैं ये कहूँगा कि वहाँ की जो ओवरऑल जनसंख्या थी, जो वोट बैंक था, उसका शिफ्ट होना। समाजवादी पार्टी की तरफ आप देखेंगे कि दलित वोट शिफ्ट हो गया। माइनॉरिटी तो इन मास उनकी तरफ जा ही रहा था कांग्रेस के साथ में। आप देखेंगे कि जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, उसका भी अधिकांश जो उसका परसेंटेज है वो अखिलेश यादव की तरफ चला गया। इसका मतलब क्या है, जो नॉन यादव वोट बैंक है वो ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी का काडर नहीं है, आरएसएस का काडर नहीं है, संघ का सदस्य नहीं है। तो इन लोगों में मुझे जो लगता है, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं या मेरी भी कुछ लोगों से उत्तर प्रदेश में बात हुई है, तो उन लोगों का मानना है कि ये जो जनता में आक्रोश था, एक तो बहुत सारे बाहर के नेताओं को ले आना, उसके और कार्यकर्ताओं की को उस तरह से तरजीह न देना, ये भी एक संदेश आ रहा है कि जो वहाँ पर 10 साल से 15 साल से उत्तर प्रदेश के तमाम जो गाँव में, शहरों में जो कार्यकर्ता हैं, उनकी अनदेखी भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से जो है आप देखेंगे कि चाहे वो जो वेस्टर्न यूपी का आप देखेंगे सीटों का जाना, ईस्टर्न यूपी में मैं आपको बताऊंगा कि जो ईस्टर्न यूपी में मेजॉरिटी सीट जो है उसमें से तकरीबन 34-35 में सीट्स में से 34 सीट में से 12 सीट जीत पाए। उसका मतलब क्या है, ईस्टर्न यूपी में सबसे फ्लोटिंग जो पॉपुलेशन है, वोट बैंक है, वो ब्राह्मण और राजपूत का। ब्राह्मीण उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ब्राह्मीण अगर 7% वोट बैंक, 12% के करीब वोट बैंक आता है उधर, 12 से 15% ज़्यादातर सीट में, तो उसमें से 7% कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मीण वोट बैंक खिसक गया। वो समाजवादी की तरफ चला गया, कांग्रेस की तरफ चला गया। तो वो उसके जाने का मतलब ऐसा नहीं कि वो वोट बैंक अवेयर नहीं है कि ये सरकार सत्ता में भी आ सकती है। वो जान रहे थे कि हो सकता है लोग आए भी सत्ता में, लेकिन उनको आक्रोश दर्ज करना था पार्टी लीडरशिप के खिलाफ। इसी वजह से मैं एक विशेष सीट का नाम लूंगा, बलिया की सीट है। बलिया परंपरागत चंद्रशेखर जी वहां से जीतते थे लगातार, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने। सपा के पांडे जी तो सनातन पांडे पिछली बार हारे थे, लेकिन पिछली बार जो वीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ हारे, तो जो वोट का जो जीत का प्रतिशत था, जीत का अंतर था, सिर्फ 15,000 था। अच्छा। और इस बार वो 15,000 से ज्यादा से जीत गए। 15,000 लोकसभा इलेक्शन में आप जानते हैं कि ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो सनातन पांडे को लोगों ने यहाँ जिता दिया। आप देखेंगे जो चंदौली सीट है वहां पे भी वही हाल था, पिछली बार 13,000 से सिर्फ मात्र वो जीते थे। तो इस तरह की बात आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न यूपी की मैक्सिमम सीट पर जो संघर्ष हुआ, आप देखेंगे कि इलाहाबाद में क्या हुआ। इलाहाबाद में जो नीरज त्रिपाठी, अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो नीरज त्रिपाठी को टिकट देना, जो कि उनके पिताजी बहुत बड़े नेता हुए, तो उनको टिकट दिया गया पहली बार। वो तो वहाँ के हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनको देना, इसका मतलब पार्टी कॉन्फिडेंट थी कि हम किसी को भी टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर समाजवादी पार्टी जिस तरह से जीती, जो रेवती कांग्रेस में आ गए हैं, वो रेवती रमन सिंह वहाँ के बड़े नेता हैं, उनके बेटे हैं। 1984 में कांग्रेस जीती थी, उसके बाद 40 साल बाद अब जीती। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस मतलब अमिताभ बच्चन लड़े थे। हाँ, तो कांग्रेस के साथ में जो है आप देखेंगे कि कांग्रेस के साथ में जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वहां पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां से कई बार जीत चुकी है, उनके एमपी जीते हैं, तो वो वोट बैंक जो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हुआ, उनका कैंडिडेट जीत गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण बात देखेंगे, दूसरा रिलीजियस सिटी, काशी, मथुरा और अयोध्या की बात होती थी, तो काशी में आप देखिए, काशी में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर की जो सीट जो है आप देखिए सिर्फ 1.5 लाख के आसपास का अंतर रह गया।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पे भी लोग खुश नहीं थे, जबकि काशी तो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इसमें एक चीज और कहूंगा, जब रुझान आ रहे थे तो कहीं कहीं पीछे भी दिख रहे थे प्राइम मिनिस्टर शुरुआती दौर में दिखे कुछ जगहों पे। बिल्कुल। उसका सीधा सिर्फ इसका मतलब है कि जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स थी उसको लोग पसंद नहीं कर रहे थे, इसका मतलब यही हुआ। जबकि ऐसा नहीं है, मोदी जी के प्रति सबकी जो एक तरह से लाइकिंग है, तभी उन्होंने 1.5 लाख के मत उससे उनको जिताया भी। बिल्कुल। इस बार लेकिन जो पार्टी के अंदर वहां पर लोग प्रोपोगेट कर रहे थे कि हम सब 5 लाख से ऊपर का मत प्रतिशत देंगे, वहां पर जीत का अंतर रखेंगे, उस पे कहिए कि मॉरल डिफीट हुई है। थोड़ा सा अब सर इसके अलावा दूसरे भी स्टेट पे जाना, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। एकनाथ शिंदे, अजित पवार, क्या घाटे का सौदा था बीजेपी के लिए? देखिए उस समय तो इन लोगों को, देखिए साम दाम, जो राजनीति में साम दाम दंड भेद की बात होती है, तो किसी भी तरह से सत्ता पे काबिज होना जो है, सत्ता में जो माना जाता है राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस राजनीति का हिस्सा कभी कभी ठीक रहता है, लेकिन उसमें जो है जो सुचिता और उसकी मॉरलिटी की बात हम लोग करते हैं, तो उस तराजू पे तौलेंगे तो कहीं कहीं ये उल्टा भी जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने अजित पवार को तोड़ा, शरद पवार जी की पार्टी से, शिंदे को जो है शिवसेना से अलग किया। तो उन लोगों का जो आइडियोलॉजिकल बेस था वो जरूर अलग हुआ, सोशल बेस उन लोगों ने अलग करने की कोशिश की, लेकिन वोटर तो वही है ना, उसका कंफ्यूजन कुछ देर रहेगा। आपको बता दूं कि 15 सीट अगर उनके शिंदे की पार्टी को मिला था, तो 15 सीट में से 13 सीट वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के खिलाफ बिल्कुल डायरेक्ट फाइट में थे। जी। तो उन सब सीट पे उनको नुकसान हुआ। जो काडर है शिवसेना का परंपरागत, उसमें इसका मतलब उद्धव जी जो है ये सेंटिमेंट्स भेजने में कामयाब हुए कि मेरी पीठ में छुरा भोंका गया और मेरे साथ छल हुआ। वही हाल पवार साहब की पार्टी के साथ में हुआ। पवार सीनियर नेता हैं, उनकी वहां पर छवि है, दूसरे ढंग की बुजुर्ग नेता हैं। तो लोगों ने सोचा शायद ये सेंटीमेंट काम आ सकता है कि उनके साथ धोखा हुआ। उनके परिवार को जो है तोड़ा गया, और उसमें जो अजित पवार दादा जिनको सब लोग कहते हैं, तो दादा के खिलाफ जो है लोग चले गए और पवार साहब को जिता दिया। उसकी भले ही इस समय जो फडणवीस हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, फडणवीस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्योंकि वो उन्हीं की इंजीनियरिंग थी शायद कि इन लोगों को अपने पास, वहाँ के बड़े नेता हैं, वो पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो है, मैं कहूँगा कि जो राजनीति है कि वो स्विंग स्टेट था, महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश था, बिहार था और वेस्ट बंगाल। बिल्कुल, ये 4 स्टेट थे डिसाइड करने वाले थे। और इन चारों स्टेट में आप देखेंगे कि वाकई एक तरह से डिसाइड किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी जो कि पिछली बार तकरीबन 23 सीट जीती थी, वो सिमट के 13 पे आ गई। महाराष्ट्र में जो है 9 सीट पे आ गई है, उनको 12 सीट का तकरीबन नुकसान हुआ है। और कांग्रेस की जो है 13 सीट पे आ गई है, यानी कांग्रेस अच्छा गेन कर दी है। आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पे जो है सेना, जो उद्धव वाली जो जीत गई, वो 9 सीट पाई है। लेकिन उन्होंने एक तरह से अपने जो कुछ सीटों पे अच्छा किया है। बिल्कुल। और एनसीपी जो अजित पवार की पार्टी थी, 1 सीट जीत पाई है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ जो टकराहट हुई आइडियोलॉजिकल और सोशल बेस पे, उसमें बीजेपी ने जो इंजीनियरिंग की थी वो उस तरह से सद नहीं पाई है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात करी ही। और वेस्ट बंगाल का क्या रहा सिचुएशन? वेस्ट बंगाल में देखिए, इनका जो नारा था, वेस्ट बंगाल में जिस तरह से इन लोगों ने कोशिश की थी कि ममता को जो है रिलीजियस ग्राउंड पे, ममता ने इसी वजह से कॉन्फिडेंस के साथ में अपने परंपरागत वोट बैंक को छेड़ा नहीं। और मैं ये भी कहूँगा कि आज अभी शाम को ही दिलीप घोष, जो कि पुराने नेता हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी के, उनको थोड़ा सा कॉर्नर किया गया। इसीलिए उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को न छोड़ा जाए, पुराने कार्यकर्ताओं को मौका ज्यादा दिया जाए। तो उसमें कौन सा सेंटीमेंट्स आ रहा है? उसमें आप देखेंगे कि सेंटीमेंट्स जो सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ जा रहा है। पूरी तरह से डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका आक्रोश जो है वो क्योंकि वो भी शायद हार गए हैं, वो हारे हैं, तो उनका आक्रोश निकल रहा है। आक्रोश में आदमी कभी कभी सही बात भी बोलता है जी। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने शुरू से लगातार वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में वेस्ट बंगाल में उन्होंने काडर को बढ़ाया। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को इम्पोर्ट कर लिया गया, तो इम्पोर्ट करने में जो है पार्टी का नुकसान हुआ है। आप देखेंगे कि शुवेंदु जो आ गए, उसके बाद इम्पोर्ट ही किए गए, टीएमसी से किए गए, लेकिन वो उस तरह से बहुत कारगर साबित हुए नहीं जिस तरह से लड़ाई होनी चाहिए थी। उसमें उनके आने का जो फायदा कुछ जगहों पर तो हुआ है। उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था 2019 में, लेकिन उसके साथ में कंटिन्यूअसली एक तरह से जो परंपरागत वोट बैंक है
जो परंपरागत जो कार्यकर्ता है वो रुष्ट हुआ है, और उसकी वजह से आपने देखा होगा। और एक मुझे लगता है कि जो नड्डा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग जो है अब बीजेपी बदल चुकी है, वो उसको आरएसएस और सर ये आरएसएस और बीजेपी वाला थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ हद तक दोनों के बीच में बनी नहीं इस चुनाव में, या क्या हुआ? नहीं, बनने की बात पे हम लोग नहीं जाएंगे, वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन जो फीडबैक आ रहा है उसमें लोग ये कहने, देखिए आरएसएस एक ऐसी पाठशाला है, वो जो उसके जो जितने आनुषांगिक अंग हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट फील्ड में, चाहे वो वनांचल यानी ट्राइबल्स के बीच में है, स्कूली शिक्षा को प्रोपोगेट करने के रूप में, या उनका राजनीतिक विंग जो है एक बीजेपी है। तो इस तरह से जो वो लोग हैं, वो देश सेवा के लिए जिस तरह से सांस्कृतिक रूप से जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बता के जो कहते हैं, तो कल्चर मीन्स जो समाज का हर अंग, बिल्कुल, तो हर अंग में जो है उनकी एक कंट्रीब्यूशन है। तो वो हम आप लोगों के बीच में हर पांचवा आदमी दिखता है आरएसएस के साथ में। तो ऐसा नहीं है, जो वो सेंटीमेंट है वो लोग हमेशा लगे हुए हैं। पन्ना प्रमुख के साथ में अगर बात करें कि तो पन्ना प्रमुख की पोजीशन पे ज़्यादातर लोग उन्हीं के लोग हैं जो चुनाव के जस्ट पहले 100 लोगों का दरवाजा खटखटा देना कि साहब कल वोट करना है। तो इस तरह का जो साइलेंट प्रोपेगेशन है पार्टी के लिए, वो उन्हीं लोगों का डेडिकेशन रहा है। और तो ऐसे लोग अगर नाराज होंगे या एलिनेटेड होंगे, वो उनके पास में आएगा कि साहब जो लीडरशिप उनको कोई तरजीह नहीं दे रही है, तो एक समय के बाद वो चुप होकर बैठ जाएंगे। ऐसा ही ज़्यादातर जगहों पे हुआ है। मुझे जिस तरह से जानकारी मिली है या जो मुझे फीडबैक मिला, उसके अनुसार यही हुआ है कि लोग इस तरह से नाराज हो गए और घर पे बैठ गए। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो वोटर्स में जो टर्नआउट ऑफ वोटर्स है वो 5% लगातार कम होता चला गया। हर फेज में हम लोगों ने 4 से 5% जो वोट बैंक की कमी देखी है, वो उसका एक तरह से देखा जाए तो प्रतिबिंब है। और मैं कहूँगा कि जब 400 पार लीडरशिप ने नारा दिया, बीजेपी की लीडरशिप ने, तो शायद वो लोग अति उत्साह में थे। या उसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर 400 पार का नारा न देते तो ये 240 भी नहीं आता। ये भी एक उसका दूसरा जो है पक्ष आप कह सकते हैं। बिल्कुल। तो लीडरशिप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने दम पे, क्योंकि उनका अपना ही करिश्मा था कि इतने लोग जीते, लोग कहते हैं ऐसी भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा एक व्यक्ति का करिश्मा जो है वो हमेशा एक तरह से नहीं रहेगा। ये भी एक शाश्वत सत्य है। बिल्कुल। उनकी अपनी सीमा है, उनकी अपनी जो है उनके डेडिकेशन की भी सीमा है। डेडिकेशन की सीमा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो फुली डेडिकेटेड आदमी है। बिल्कुल। उन्होंने कभी छुट्टी न लेके, कभी ऑफ न लेके जिस तरह से देश सेवा में अपने को तत्पर किया है, वो एक आदर्श स्वरूप है। किंग मेकर का बताइए, जेडीयू और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का ये दोनों लोग वाजपेयी एरा में भी थे। और दोनों लोग हार्ड बार्गेनर हैं। अगर नीतीश जी की बात करूं तो नीतीश जी जब 2012 पलटी मारेंगे सर। देखिए नीतीश जी के बारे में कहूं कि जब नीतीश मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहले वो चीफ मिनिस्टर गुजरात से जब दिल्ली की तरफ उनके लिए बात बढ़नी शुरू हुई, तो उस समय उन्होंने जो है एनडीए से अपने को अलग कर लिया था, क्योंकि उनके वो विरोधी थे। उनके आइडियोलॉजिकल जो उनका अपना विरोध था, उन्होंने कर दिया था। उसके बाद वो 17 में जब वापस आए मोदी जी के साथ में, तो उन्होंने निभाया साथ। और 2022 और जब मोदी जी ने एक बार जो है डीएनए और उसकी बात करती थी, बिहार के डीएनए की बात, तो आपको याद होगा वो वाकया कि वो नाराज हुए काफ़ी, उन्होंने बाल और नाखूनों के सैंपल भिजवा दिए थे। फिर भी ये लोग साथ में रहे, क्योंकि जो जेडीयू है वाजपेयी एरा के बाद में बीजेपी का नेचुरल अलायंस एक तरह से इनके साथ में रहा। लेकिन मैं बात कहूँगा कि वो लोग हार्ड बार्गेनर हैं। अगर जेडीयू को बार्गेन करना होगा तो मुझे लगता है वो जो प्लम मिनिस्ट्री, जैसे कि बात आ रही है कि वो जो वित्त मांग रहे हैं, एग्रीकल्चर मांग रहे हैं, लेकिन इस तरह की प्लम पोर्टफोलियोज की बात कर रहे हैं, और उसमें मुझे लगता है वो लोग बार्गेन करेंगे। और तीसरी बात एक है कि वो जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो चाहेंगे कि जो स्पेशल स्टेटस बिहार का है वो मिले उसको सेंटर, क्योंकि इस समय सेंटर जो है अपने अलायंस पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको कुछ मांगने पड़ेंगी। हो सकता है वो ये भी कहें कि उनको जो है, जो जैसे उन्होंने कास्ट सेंसस बिहार में करवाया था, वो पूरे देश में आप करवाइए, ताकि अपनी डिमांड रखेंगे ही। और उसमें मैं तीसरी बात ये कहूँगा कि जैसे टीडीपी की बात आ रही है, टीडीपी फिर से वही करे, जैसे आपने देखा होगा वाजपेयी एरा में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। बिल्कुल। टीडीपी ये भी खबर आ रही कि टीडीपी कह रही कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग जो सरकार चलाइए। और इनकी शायद ये भी डिमांड, आपको याद होगा कि वाजपेयी एरा में जो
टीडीपी की तरफ से उन लोगों ने स्पीकर बनवा लिया था। हाँ, इसमें भी डिमांड है इसमें में स्पीकर की डिमांड का मतलब क्या होना हुआ कि अगर अल्पमत में सरकार आएगी तो उनका स्पीकर होगा तो उनके अकॉर्डिंग चलेगा। हाउस में जो है स्पीकर जो है सुप्रीम होता है। हाँ, उसके पास जुडिशियल पावर भी हो जाती है, वो डिसीजन भी मेकर के रूप में भी अपना रोल प्ले करता है जब हाउस जो है अल्पमत में आता है। तो इस तरह की जो बीजेपी के ऊपर जो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, भले ही एनडीए का वो लार्जेस्ट पार्टनर है, वो पार्टी है, लेकिन इस तरह की सीमाओं में बंध के मैं आपको कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी राजनीति में जो है, आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में तो वो किसी सीमा में नहीं बंधे। हाँ, और उसके पहले जब वो 12 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, तभी भी उनको जो मेजॉरिटी सरकार में उन्होंने काम किया है, कंपल्सन का प्रेशर, जो कोएलिशन का कंपल्सन, कोएलिशन का प्रेशर, अब किस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैंडल करेंगे, ये उनके लिए एक चैलेंज भी होगा। और मैं तो कहूँगा कि अब दूसरे स्वरूप में हम लोग उनका जो है 3.0, जो मोदी 3.0 जो ओ गवर्नमेंट की बात हो रही है, उसमें हम लोग उनका नया स्वरूप देखेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, जब इन लोगों ने तमिलनाडु इसमें आंध्र प्रदेश में अलायंस किया, तो इनका मैनिफेस्टो, जो कि आप देखेंगे मुस्लिम से शुरू हुआ जो नैरेटिव बीजेपी का, मुसलमान रिजर्वेशन पे आगे टिका था कि ये लोग जो है कांग्रेस और पार्टी जो है 4% जो इसको सोशियो और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के नाम पे दे रही है, इस बात को 4% रिजर्वेशन तो जो है जो चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ था कि हम मुसलमानों को देंगे, उसके बाद भी ये लोग वहाँ पर अलायंस किए थे। तो आप समझ सकते हैं, तो उस एजेंडा से वो अब नायडू साहब कैसे बाहर आएंगे, जाहिर सी बात, वो अपना एजेंडा चलाएंगे ही। तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं स्कटल होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स के ऊपर बीजेपी को समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोएलिशन का कंपल्सन होगा। एक आखिरी सवाल है यूपी से जुड़ा हुआ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी, बार बार कहा जा रहा है, जो जिस हिसाब से सोशल मीडिया और चीज़ों में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने हाथ पीछे किया इस चुनाव में, ये कितना सही है? इसको भाई कोई इस तरह की कॉन्क्रीट रिपोर्ट तो है नहीं, तो हम लोग उससे बचेंगे। लेकिन ये है कि आप देखेंगे कि अगर जिस तरह की खबरें आ रही थी कि योगी जी को फिर से रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, हाँ, राजस्थान में बदल दिया गया मुख्यमंत्री, और तो 2 जगहों पर जब मुख्यमंत्री इस तरह से, और उसके 1 साल पहले आपने देखा होगा जब चुनाव हुआ था, तो उसके पहले जो गुजरात चुनाव में जिस तरह की पूरी कैबिनेट को रिशफल कर दिया गया और मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, तो जो पार्टी में मुझे लगता है कि हलचल तो हुई ही। शिवराज सिंह को न मुख्यमंत्री बनाना एक बड़ा संदेश था। तो उस स्थिति में जो है लोग कह रहे थे कि इसके बाद अगला नंबर सरकार आती है, तो रिपोर्ट जैसा कह रही थी कि योगी जी को भी बदल दिया जाएगा। तो उसके बीच में ये रिपोर्ट आ रही कि साहब योगी जी थोड़ा सा अंदर से जो है लोग कह रहे हैं या रिपोर्ट्स आ रही कि शायद वो, लेकिन ऐसा हम लोग पूरी तरह से इसलिए नहीं कह सकते हैं। बात कि ये सब जो राजनीति में इस तरह की जो इस समय डिस्कशन शुरू हुई है, वो दूसरे तरह की डिस्कशन। लेकिन ये जरूर है, मैं कार्यकर्ताओं की नाराजगी की ही बात जरूर करूंगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है, जैसे मैंने दिलीप घोष जिनका स्टेटमेंट आई गया है, तो वहां से मुझे भी कुछ फीडबैक लखनऊ से या इलाहाबाद से मैंने कुछ लोगों से भी बात की, तो वहाँ पर भी इस तरह का फीडबैक तो आ रहा है कि जो कार्यकर्ता थे, जो काफ़ी साल से थे, वो लोग निराश तो थे ही। उन लोगों ने पुरजोर तरीके से जो है वोट को कन्वर्ट करवाने में जो है अपने फेवर में, पार्टी बीजेपी के फेवर में करवाने में थोड़ी सी जो है ढिलाई की। वो लोग निराश हो चुके थे। और शायद ये भी उनका, कुछ लोगों का ये कॉन्फिडेंस था कि ये 2 बार जीते ही हैं, और मोदी जी की छप में जो मोदी जी की जो गारंटी है उसमें तीसरा ये भी निकली जाएगा। तो इस तरह से जो उदासीन होके भी पार्टी का, बीजेपी जैसे दल का जो है बड़ा नुकसान हुआ है। जी। जैसा कि सर ने बताया कि किन वजहों से हारी और बीजेपी किन सीटों पर हारी, उसको पूरा एनालिसिस किया है। यूपी में ज्यादा लॉस हुआ है, अब उसकी रिकवरी कैसे होगी, आने वाले चुनाव में कैसे भाजपा अपना एक्शन लेती है, वो हम आप तक लेकर आएंगे। और आप लोग भी देखते रहिए India.com। शुक्रिया, थैंक यू सर। धन्यवाद।